दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर प्रशांत ढोके। आप एक कैंसर स्पेशलिस्ट हो और प्लस कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि दिनों दिन ये देखा जा रहा है कि ओरल कैंसर के प्रॉब्लम काफी बढ़ रहे हैं, लोगों में एक अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल सही। तो आप ये बताइए कि लोग गुटखा खाते, तंबाकू खाते, अपना स्मोकिंग करते, तो उसको किस तरह के कैंसर होते हैं, ओरल कैंसर से संबंधित किस तरह की बीमारियां होती है, उस बारे में बताइए। जी, सबसे पहले देखा जाए तो अक्सर ये देखा गया है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनमें टोबैको और टोबैको रिलेटेड जो भी है, जैसे खर्रा, गुटखा और स्मोकलेस और विद स्मोक, दैट इज सिगरेट, बीड़ी, ये भी इसमें समाविष्ट है। तो इन सभी का जो कंजम्पशन है वो दिन ब दिन युवा पीढ़ी में ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसके लिए जो टोबैको रिलेटेड है तो उससे जो कैंसर होते हैं, जैसे मुख का कैंसर हो गया, जबा का कैंसर हो गया, गले के अंदर का कैंसर हो गया। उसके बाद बारी आती है कि जो स्मोकिंग के साथ में होता है तो उससे लंग कैंसर ये इसमें जनरली इन्वॉल्व होता है। इतना ही नहीं, हमें इतनी जानकारी है कि स्मोकिंग करने से केवल या टोबैको लेने से केवल गले का या मुंह का होता है, इतना ही नहीं, तो जो यूरिनरी ब्लैडर है और सर्विक्स कैंसर भी इसमें समाविष्ट होते हैं। जैसे स्मोकिंग से और एक कहेंगे तो जो अन्न नलिका होती है तो उसका भी कैंसर जनरली होता है। सर, ये जो ओरल कैंसर एक बार डिटेक्ट होते हैं तो आप ये बताएं उसके मुख्यतः कॉजेस क्या होते हैं, क्या लक्षण पेशेंट में दिखाई देते हैं? हाँ, उस बारे में जैसे अगर कोई व्यक्ति टोबैको या टोबैको रिलेटेड चीजों का सेवन कर रहा है तो तुरंत के तुरंत तो ये बीमारी नहीं होती है, इसमें कई साल लग सकते हैं। जैसे कि अगर कोई शुरुआत करता है 20वें 25वें साल में अगर उम्र की शुरुआत की गई है तो ये धीरे धीरे ये वहां पर बदलाव आना चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि मुंह के अंदर थोड़ा सा छाला वगैरह आना, छाला आता है, छाला ठीक हो जाता है शुरू की अवस्था में, छाले आते हैं, ठीक होते हैं। तो इस छाले आना और ठीक होना, इसमें होता क्या है कि वहां का जो म्यूकोजा है थोड़ा सा हार्ड होने लगता है और फिर उस जो हार्डनेस है उसको बोला जाता है कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस। पहली अवस्था आ गई सब म्यूकस फाइब्रोसिस। अगर इसी अवस्था में अगर तंबाकू और तंबाकू रिलेटेड पदार्थों का सेवन अगर जारी रहता है तो ये अवस्था आगे बढ़ जाती है और एक मुंह के अंदर ऐसा छाला आता है जो कि ठीक नहीं होता। फिर सब म्यूकस फाइब्रोसिस के बाद अपन आएंगे कार्सिनोमा इन सीटू, मतलब शुरू की अवस्था में। यहाँ पर भी अगर तंबाकू का सेवन रोका जाता है तो हम इस पे कुछ हद तक काबू पा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक बार जो लत लग जाती है वो इतने आसानी से नहीं छूटती है। तो ये आदत अगर आगे जारी रहती है तो एक दिन ये कार्सिनोमा इन सीटू फ्रैंक कैंसर में ये परावर्तित हो जाता है। सर, आमतौर पर ये भी देखा कि जब कैंसर बोले तो फिर पैनिक लोगों के मन में आ जाता है जी, और कई तरह के मिथ्स भी है। बिल्कुल। तो यदि ओरल कैंसर किसी को होता है और यदि वे आपके यहाँ प्राइमरी स्टेज में ही आता है पेशेंट, तो किस तरह से आप उसका डायग्नोसिस करते हैं? जैसे बायोप्सी से भी काफी लोग डरते हैं, बिल्कुल, उस बारे में आप बताइए। जनरली क्या होता है, लोग डरते तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये तंबाकू और तंबाकू रिलेटेड जो पदार्थ है उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर समझो प्रारंभिक अवस्था में है, जैसे सब म्यूकस फाइब्रोसिस के तौर पर हमारे पेशेंट हमारे पास अगर आता है तो हम उससे पहले तो तंबाकू या तंबाकू रिलेटेड जो भी पदार्थ है उनको बंद करने की पहले सलाह देते हैं। तो उसको छुड़ाने के लिए उसकी काउंसलिंग वगैरह है या अल्टरनेटिव जो उसके लिए जो आते हैं जिससे हम उसकी आदत छुड़वा सकते हैं, इसके लिए हम पहले प्रयास करते हैं। अगर कोई मरीज बीमारी के साथ ही आ जाता है, मतलब सब म्यूकस फाइब्रोसिस, कार्सिनोमा इन सीटू और उसके बाद में फ्रैंक कैंसर होता है, अगर आता है तो शुरू में हमें उसमें बायोप्सी करनी पड़ती है। बायोप्सी को लेके बहुत से मतलब मिसकंसेप्ट्स फैले हुए हैं। तो सबसे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैंसर का हमें अगर डायग्नोसिस करना है तो उसमें बायोप्सी ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। उसके बिना हम मरीज को ये बीमारी है ऐसा बोल ही नहीं सकते, और अगर हम बोल नहीं सकते तो उसका ट्रीटमेंट भी हम नहीं कर सकते कि जब तक हमारे पास बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं है। बायोप्सी की रिपोर्ट प्रूव होने के बाद ही कोई भी इलाज आगे किया जाता है। प्रारंभिक अवस्था में अगर कैंसर है तो उसका सबसे बेहतरीन इलाज होता है ऑपरेशन करवाना। शल्य चिकित्सा से उस बीमारी को शरीर से बाहर किया जाता है। फिर जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के आधार पर हम आगे निर्धारित करते हैं कि इस मरीज को आगे कीमोथेरेपी लगेगी या इसमें रेडियोथेरेपी लगने वाली है या नहीं।
अगर शुरू की अवस्था है, जैसे स्टेज 1 है, स्टेज 2 तक है, तो ऑपरेशन या सर्जरी जो है बहुत सही तरीके से की जा सकती है और चेहरे की ज्यादा मतलब जो डिस्फिगरमेंट जिसे आप कहोगे, चेहरे में ज्यादा बदलाव न होते हुए ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन जैसे स्टेज 3rd 4th पे आता है तो काफी बड़ा हिस्सा चेहरे का निकाला जाता है सर्जरी में, या कभी कभी हो सकता है कि स्टेज ज्यादा होने के कारण हम वो बीमारी उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन उपाय है कि अगर आपको तंबाकू या उसके पदार्थों की लत है, आदत है, तो पहले उसे छोड़ना जरूरी है। अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं और उससे आपको बीमारी उत्पन्न हो रही है तो तुरंत आपको विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए और बायोप्सी से न डरते हुए उसका डायग्नोसिस कंफर्म कर लेना चाहिए। सर ये भी देखा गया कि युवाओं की जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक तरह से उनकी जीवन शैली ऐसी है कि यदि ये सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस के पहले यदि पेशेंट डायग्नोसिस भी होते हैं, प्राइमरी स्टेज में भी आते हैं, तो काफी लोग उसको निग्लेक्ट करते कि होगा, देखा जाएगा, ऐसे वो स्थिति में होती मनस्थिति में। बिल्कुल। यदि ये सारी चीजें प्रक्रिया एडवांस स्टेज में जब आ जाती है तो उसका इफेक्ट अपने बॉडी के और भी ऑर्गन्स में किस तरह से स्प्रेड होता है, उस बारे में बताइए आप। अब जैसे तंबाकू, अपने एक उदाहरण के तौर लेते कि किसी को तंबाकू की लत है। तंबाकू से होता क्या कि शुरू में जैसे अपने सबम्यूकोस फाइब्रोसिस में होता क्या है कि अपना जो माउथ ओपन होता है, जनरली 4 से 5 फिंगर तक माउथ ओपनिंग होती है नॉर्मल व्यक्ति की, जिसको किसी चीज की लत नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है कि 3 उंगलियां जाना पॉसिबल होता है, फिर 2 उंगलियां, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि मुंह का खुलना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले होता है कि ये जो चीजें हैं उनको हमें बंद करने की जरूरत होती है। सबम्यूकोस फाइब्रोसिस भी अगर उस स्टेज पे भी हम ये तंबाकू बंद करते हैं तो भी कुछ हद तक हमें सुधार होने के चांसेस है। अब जैसे तंबाकू से केवल मुख का ही नहीं, जैसे तंबाकू से जैसे अन्न नलिका जो है या पेट का है, इस पे भी होने की संभावना होती है। शहर विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक, डॉक्टर प्रशांत ढोके सर, आपको लाइव देख रहे हैं हमारे दर्शक, इवन आपका फोन नंबर और आपका एड्रेसेस क्लिनिक का हमारे स्क्रीन पे रोल आउट हो रहा है, उसे देख के हमारे जो दर्शक है वे आपसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं जी। तो प्रशांत सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जो व्यक्ति नॉन एडिक्ट है, जिनको किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं, तंबाकू नहीं खाता, ऐसे जो व्यक्ति है जी, तो उनको भी देखा गया कि मतलब डेंटल इन्फेक्शंस की वजह से या फाइबर की वजह से, मौसम गम्स के प्रॉब्लम की वजह से भी ये सबम्यूकोस फाइब्रोसिस होने की चांस होते हैं जी। तो ये किस तरह से होता है? मैं इस पे थोड़ा सा विस्तारित में आपको बताना चाहूंगा। तंबाकू, मुख कैंसर का तंबाकू ये तो कारण है ही है। अब इसके साथ में दूसरा जो और एक कारण आता है, जो तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, तो पहला तो तंबाकू हो गया, उसके बाद में शार्प टीथ मतलब नुकीले दांत मुंह के अंदर होना या आड़े टेढ़े दांत मुंह के अंदर होना, ये भी एक मुख्य कारण है। उसके बाद में हमारे विदर्भ में एक ये बात है कि हमारे विदर्भ में तीखा बहुत खाया जाता है। अगर हम बहुत बार बार मसाले वाले पदार्थ या तीखे पदार्थ, स्पाइसी फूड अगर हम खा रहे हैं, जंक फूड्स अगर हम खा रहे हैं, तो भी ये मुख कैंसर के लिए एक कारण हो सकता है। तीसरी बात, अब जैसे दांत का इन्फेक्शन वगैरह है, उसके साथ साथ में एक वायरस है जो गले का कैंसर मतलब उससे हो सकता है, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये तो महिलाओं में जो गर्भाशय होता है उस कैंसर के लिए ये जनरली कॉज करते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेन्स वायरस की ऐसी भी हैं जो गले का कैंसर कॉज कर सकते हैं। सर, काफी लोगों के मन में एक संभ्रम रहता है जब एडवांस स्टेज में यदि आ जाता ओरल कैंसर का पेशेंट, तो उनको रेडिएशन कीमोथेरेपी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता। तो ये काफी लोगों के मन में रहती, काफी वेदनादायक रहती है, काफी दर्द होता है जी जी। तो आप बताइए कुछ एडवांसमेंट आया हुआ है कि उस बात? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। एक्चुअली इसमें क्या है कि पहले जमाने में कुछ मशीनें, जो कोबाल्ट मशीनें थी, वो बहुत अलग से थी। मतलब कोई भी कैंसर हो उसका तो सबसे पहला इलाज होता है सर्जरी। शुरू की अवस्था में बीमारी है तो सर्जरी करके हम उस बीमारी को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ये पाया जाता है कि शुरू की अवस्था में कुछ अलग ही ट्रीटमेंट लिए जाते हैं, प्रॉपर सर्जरी की ओर व्यक्ति नहीं बढ़ता। दिल में डर होता है, इसके कारण हो, या कोई बता देता है कि सर्जरी मत करो, तकलीफें ज्यादा है, तो व्यक्ति पहले इलाज के लिए नहीं निकलता। लेकिन मेरी सलाह सबसे ये रहेगी कि आप विशेषज्ञ का ओपिनियन जरूर लें। अगर शस्त्रक्रिया या सर्जरी हो जाती है
तो सर्जरी अवश्य कर लेनी चाहिए, ताकि उसी स्टेज में हम बीमारी को खत्म कर सकते हैं। यदा कदाचित सर्जरी अगर नहीं पॉसिबल है, नहीं हो रही है, तो उसके बाद में ट्रीटमेंट आती है रेडियोथेरेपी की। और ऐसे पेशेंट जो मुख्य रूप से ग्रस्त है, ऐसे पेशेंट यदि आपके पास अप्रोच होते हैं, आपकी क्लिनिक में अप्रोच होते हैं, तो आप ये बताइए किस तरह का एडवांस और स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उस बारे में थोड़ा बताइए। जी, सबसे पहले कोई भी बीमारी हो उसे प्रॉपरली डायग्नोसिस करना बहुत आवश्यक होता है। अगर हमारा डायग्नोसिस सही है तो हम इलाज सही से कर पाते हैं, या उस ट्रीटमेंट का फायदा सही से होता है। अगर डायग्नोसिस सही नहीं है तो आगे का इलाज भी सही से नहीं हो पाता। तो मेरा जो क्लिनिक है, उस क्लिनिक में हम जो डायग्नोसिस है उसके ऊपर काफी हम भार देते हैं कि प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए। तो डायग्नोसिस के बाद में आता है ट्रीटमेंट पार्ट। तो डायग्नोसिस हम उसी पे ज्यादा फोकस करते हैं ताकि हमारा ट्रीटमेंट सही से आगे बढ़े। तो शुरू में अगर सर्जरी पॉसिबल है तो हमारे यहाँ सर्जरी भी हम पॉसिबल होती है। अगर सर्जरी लायक स्थिति नहीं है तो उसमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी हम लोग प्लान करते हैं। या फिर अगर समझो सारी ट्रीटमेंट्स हो चुकी हैं, कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि ट्रीटमेंट से डर के या कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन लेके वो लोग इलाज करते हैं, तो उससे बीमारी आगे अगर ज्यादा फैलती है तो पैलेटिव केयर मतलब पेशेंट को कम से कम तकलीफ हो, ऐसी सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन मेरी सलाह यह रहेगी कि इतने आगे तक नौबत आने ही देनी नहीं चाहिए, सही समय पर सही जगह पे इलाज के लिए जाना चाहिए। दर्शकों, तो ये थे प्रशांत ढोके जो कि कर्करोग विशेषज्ञ हैं। सर, जैसे कि आपने हमारे ऑडियंस को बताया जी, किस तरह से अवेयरनेस रखना चाहिए, ये मुख्य रोग काफी बढ़ रहा है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, किस तरह प्रिकॉशंस रखने चाहिए, ये सारे के सारे डिटेल्स आपने हमसे साझा किया और आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए सर आपका धन्यवाद। जी। थैंक यू।